हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन होता क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में और अदर फील्ड्स में। तो सबसे पहले क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। हम कह सकते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, एक टेक्निक है जिसमें जो भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़, सीड्स या जो भी अदर प्रोपगेटिंग मटीरियल है, उसको हम स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्रायो प्रिजर्वेशन कह सकते हैं कि जब हम किसी भी प्लांटिंग मटेरियल को, टिश्यूज़ को, कह सकते हैं लीफ कटिंग या स्टेम हो गया, हमारा मेरिस्टेम है या सीड्स हैं, इनको हम एनिमल्स टिश्यूज़ को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जब हम इनको प्रिजर्व करते हैं एक लंबे टाइम के लिए लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब इसको क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसमें आइस के साथ लिक्विड नाइट्रोजन डाल के इन जो भी आपका टिश्यू है उसको किसी कंटेनर में रख के हम क्या कर देते हैं, किसी केन के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, क्रायो केन बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन होती है और आइस होता है। ठीक है, हम उसके अंदर इसको रख के प्रिजर्व कर देते हैं, तभी इसको बोलते हैं टेक्निक को क्रायो प्रिजर्वेशन। और ये इंश्योर करती है ये टेक्निक कि एक लंबे टाइम के लिए जो भी जर्म प्लाज्म है, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनको हम प्रिजर्व कर सकें, उनको कंजर्व कर सकें। तो स्पेशली जो रिकैल्सिट्रेंट सीड होते हैं, हमने बताया था कि जो रिकैल्सिट्रेंट सीड होते हैं वो उतने ज़्यादा हार्डी नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑर्थोडॉक्स सीड्स। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनका जो क्या होता है, इनको बहुत लंबे टाइम तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते, प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं। तो इनको, क्योंकि क्या होता है, इनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, लगभग आपका 15 या 20% से लेके 30% तक इनमें मॉइस्चर कंटेंट होता है सीड्स में। तो इससे कम इसको हम ड्राई नहीं कर सकते हैं। इनको स्टोर करने के लिए हम क्या काम में लाते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक काम में लाते हैं। या तो कोई वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड स्पीशीज़ है, सपोज़ क्या है, हमें कोई स्टेम है, स्टेम कटिंग्स को संभाल के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है लंबे टाइम के लिए, तो हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली तो आपको पता है कि जो लिविंग टिश्यूज़ है वो क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं अगर हम उनको स्टोर करेंगे। बट लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम जो टिश्यूज़ हैं या जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। और जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, एम्ब्रियो हो गए, सोमेटिक एम्ब्रियो हो गए, कोई स्पेसिफिक आपने सेल लाइन डेवलप की है या कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड मटेरियल है, उन सब को स्टोर हम कर सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में। उनका जो आपका कंजर्वेशन है वो किस से हो सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन में हो सकता है। टिश्यू कल्चर जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें जनरली क्या होता है, उनमें जनरली इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से हम सोमेटिक एम्ब्रियो डेवलप करते हैं। ये क्या है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जब हम कोई प्लांट टिश्यूज़ लेके, सपोज़ कोई हमने लीफ कटिंग ली और उस लीफ कटिंग को हमने किसी मीडिया में ग्रो करके हम क्या बनाते हैं, उससे एम्ब्रियो जनरेट करते हैं। तो ये जो एम्ब्रियो बना है ये आपका सोमेटिक एम्ब्रियो इसको कहते हैं। बिकॉज नॉर्मल एम्ब्रियो तो क्या कैसे बनता है, जब आपके जो मेल और फीमेल गैमीट हैं क्रॉसिंग में उनका वो यूनाइट होते हैं, ओके, और उनसे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, फ्यूज़न से मेल और फीमेल गैमीट के। बट ये क्या है, सोमेटिक टिश्यूज़ से बना है, जैसे लीफ कटिंग, स्टेम कटिंग से ये मीडिया में हम इस बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो बेसिकली हम सोमेटिक एम्ब्रियो अगर हमने बनाए हैं, फॉर एग्जांपल, या तो जो आपके ट्री स्पीशीज़ हैं उनका कोई आप क्या मटेरियल आप स्टोर करना चाहते हो, तो आप क्रायो प्रिजर्वेशन से कर सकते हो। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम करते क्या है, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब लिक्विड नाइट्रोजन में जो -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कूल होता है, वहाँ पे जब आप स्टोर करते हो तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर, प्लांटिंग मटेरियल के अंदर, वो जैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो गई, सेल डिवीज़न की एक्टिविटी हो गई, जो प्लांट्स में चलती रहती है, सेल डिवीज़न वगैरह, एंजाइम्स डेवलपमेंट और एंजाइम का जो भी वर्क है वो एक्टिवली होता रहता है। जब हम वो प्लांट मटेरियल को हम क्या करते हैं, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको स्टोर करते हैं,
कंजर्व करने के लिए, तो वहाँ पे जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हैं ये सारी की सारी सस्पेंड हो जाती हैं, मतलब ये अब एक्टिविटी रुक जाती हैं, जिससे कि जो भी मटेरियल है वो इनएक्टिव हो जाता है और वो आप इसको लंबे टाइम के लिए क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और बाद में जब भी आपको रिसर्च पर्पज़ के लिए वो मटेरियल चाहिए आप उसको रीजनरेट कर सकते हो। ठीक, उसको आप रीग्रो करके उसको फिर फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्रायो प्रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है बहुत, बिकॉज यहाँ पे हम जो डिजीज़ फ्री मेरिस्टेम होता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। जो वायरस फ्री मटेरियल है बेसिकली, उसके लिए हम जो मेरिस्टेमेटिक कल्चर होते हैं, मेरिस्टेम के जो कल्चर होते हैं, मेरिस्टेम क्या होता है बेसिकली, जो एकदम शूट टिप होती है, जैसे ये ग्रोइंग शूट है, मतलब स्टेम है ग्रोइंग, ये जो सबसे ऊपर टिप होगी, ये जो टिप होती है इसको कट करके हम इसको प्रिजर्व करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं। और बेसिकली ये क्या है, बहुत ही एक्टिवली डिवाइडिंग पार्ट होता है किसी भी स्टेम का, क्योंकि आपको पता है कि स्टेम कैसे बढ़ता है, स्टेम ऐसे लंबाई में बढ़ता जाता है ऊपर, तो जो उसकी टिप होती है हमेशा वो एक्टिवली डिवाइड होती है, उसमें सेल डिवीज़न होता रहता है और सेल्स बढ़ती रहती हैं और ये अपना स्टेम लंबाई में बढ़ता रहता है। तो जो अपर पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं, और यही एक्टिवली डिवाइड होता है। तो यहाँ पे कोई वायरस वगैरह की उतनी कोई एक्टिविटी नहीं होती यहाँ पे, ये जो मटेरियल होगा हमेशा मेरिस्टेम वायरस फ्री होगा, तो डिजीज़ फ्री मटेरियल होगा ये इसको हम स्टोर करते हैं। बहुत मतलब ये इम्पॉर्टेंट है कि हम क्रायो प्रिजर्वेशन से उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन में, सबसे पहले तो हमने बताया कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सेल डिवीज़न, वो सब रुक जाता है, सस्पेंड हो जाता है। दूसरा क्या है कि जितनी भी जो बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं सेल्स के अंदर, इमीडिएटली वो रिड्यूस हो जाती हैं लो टेम्परेचर पे। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन सेल के अंदर फिर नहीं होती है उतना लो टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन कर पाते हैं। एकदम से जब आप उसको स्टोर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो सारी की सारी सस्पेंड हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा कि हम उसको लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करके रख सकें। और दूसरा क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसका जैसे नॉर्मली अगर हम फ्रिज में कोई चीज़ स्टोर करते हैं, फ्रीज़र में या डीप फ्रीजिंग जो हमारे चेम्बर्स होते हैं उनमें अगर हम कुछ भी स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो सब उसमें क्या होता है, फ्रीजिंग इंजरी आने के चांसेस होते हैं सेल्स के अंदर। मान लो ये आपने कोई टिश्यू है, लीफ कटिंग ली है आपने, या पूरी लीफ ही आप इसको स्टोर कर रहे हो, मतलब प्रिजर्व कर रहे हो। सपोज़ आप क्या कर रहे हो, डीप फ्रीज में करना चाहते हो, डीप फ्रीज में भी माइनस में यहाँ पर टेम्परेचर हो सकता है, तो वहाँ पे भी हम इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है, जो फ्रीजिंग इंजरी होती है वो प्लांट्स जो भी लिविंग टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल होती है, मतलब उनके लिए बहुत फेटल होती है। उसकी जो टिश्यू हैं, सेल्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है वहाँ पे। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज क्या होता है, जितनी भी सेल्स हैं, सपोज़ ये इस मल्टीपल सेल्स होंगी यहाँ पे, ये जो लीफ कटिंग है, ये जो सेल होगी इसके अंदर भी वाटर होगा, और इसका जो इंट्रा सेल्यूलर स्पेस होता है, मतलब एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जो स्पेस होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है। जैसे आप उसको फ्रीज करोगे डीप फ्रीज में, ये क्या है, इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, अल्टीमेटली जो सेल डेथ है वो आपकी होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये मतलब कि एडवाइजेबल नहीं होता है कि हम फ्रीज़ करें मटेरियल को, जो भी हमारा लिविंग मटेरियल है हम उसको क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्व करते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन हेल्प करता है कि फ्रीजिंग नहीं हो, फ्रीजिंग इंजरीज नहीं हो। इसमें क्या होता है, जो फ्रीजिंग बिहेवियर होता है सेल का, वो उसको हम ऑल्टर्ड करते हैं पहले क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट को यूज़ करके। तो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि वो क्रायो कैन्स होती हैं जिनमें लिक्विड नाइट्रोजन भरा होता है, ठीक है, इस टाइप से लिक्विड नाइट्रोजन होता है। तो हम अपना इसमें क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स को भी हम मिक्स करते हैं और आइस को भी मिक्स करते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं ये सेल को सर्वाइवल के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई मटेरियल है उसको आप क्या करोगे, उस मटेरियल को आप अपनी जैसे जो भी वेसल्स हैं या ट्यूब्स हैं उनमें रखोगे और इस लिक्विड नाइट्रोजन में उसको स्टोर कर दोगे। और सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स भी हैं जो हमारे मटेरियल को प्रोटेक्शन देते हैं।
देन क्रायो प्रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हम जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसमें ड्राई आइस को हम मिक्स करते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं इस मेथड में। स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहला हार्वेस्टिंग और सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो क्या सिलेक्शन, जो भी मटेरियल है कौन सा होगा, क्या मटेरियल को आप, जैसे टिश्यू कल्चर मटेरियल है या कोई प्लांट का जो ऑर्गन है, मतलब प्लांट पार्ट्स हैं, मेरिस्टेम है, उस क्या मटेरियल आप इसमें स्टोर करना चाहते हो। देन जो भी आपके जो उसका वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी, पीएच, मॉर्फोलॉजी क्या है, वो सारे फैक्टर आपके डिसाइड करने पड़ते हैं। देन हम क्या करते हैं, देन क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट या क्रायो प्रोटेक्टेंट भी इसको बोलते हैं, उसको हम ऐड करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट जैसे ग्लिसरॉल है, FBS है, सॉल्ट है, शुगर है, ग्लाइकॉल्स है, ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं। ये हम इसको ऐड करते हैं अपने सैंपल में, जिससे कि फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है मीडियम पे। ठीक है, हाई नहीं रहता है फ्रीजिंग पॉइंट, और ये स्लो कूलिंग रेट मतलब कि देता है। ठीक है, ये जो क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं इनका काम क्या होता है, जब हम इनको अपने सैंपल में मिक्स करते हैं, ये फ्रीजिंग पॉइंट को मीडियम पे ले आते हैं या बिलो, और ये स्लो कूलिंग रेट देते हैं, जिससे कि क्रिस्टलाइजेशन का इफेक्ट जो है, रिस्क जो है वो कम हो जाता है। एकदम से अगर आप उसको मान लो हम फ्रिज में स्टोर करेंगे किसी लीफ कटिंग को या स्टेम कटिंग को, अगर वो एकदम से फ्रीज होगी तो उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी, जिससे कि सेल की डेथ होगी। बट अगर वो स्लोली कूल डाउन होगा मटेरियल, तो क्रिस्टलाइजेशन का रिस्क कम हो जाएगा, और यही काम, ये जिससे क्या होगा, सेल डेथ नहीं होगी। तो ये काम कौन करता है, ये काम क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स करते हैं। देन फ्रीजिंग, जो डिफरेंट मेथड होते हैं फ्रीजिंग के, वो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए। ठीक है, और देन नेक्स्ट स्टेप है इसका स्टोरिंग इन लिक्विड नाइट्रोजन। अब जो भी हमारा सैंपल रेडी हो गया है, हमने क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट हमने मिला दिए हैं, और हमने एक फ्रीजिंग भी कर दी है, जिससे कि वो क्या है, अब उसको हम क्या रेडी है वो लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करने के लिए। अब हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। सब पहले लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर करने से पहले उसको एक्सट्रीम कोल्ड, जैसे -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको रखते हैं एटलीस्ट 5 से 24 घंटे, मतलब 5 to 24 आवर्स के लिए। हम उसको पहले एक डीप फ्रीजर में रखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर होगा -80 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में ट्रांसफ़र करने से पहले। ठीक है, यानी कि उसको एक्लेमेटाइज करेंगे हम इतने टेम्परेचर के लिए, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर कितना होगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। देन थॉइंग होता है कि जो सैंपल होता है उसको बीच बीच में हम उसको वार्म करते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रब करते रहेंगे कि कूलिंग का एक रेट हमारा क्या हो सके, कंट्रोल हो सके, कि एकदम से आप उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रख दोगे और फिर उसको, वो क्या होगा, उसमें कूलिंग फास्ट होगी। बट अगर आप बीच बीच में उसको निकाल के उसको क्या करोगे, रब करोगे अच्छे से, थॉइंग इस प्रोसेस को बोलते हैं, उसकी वार्मिंग करोगे, तो वो वार्म होगा बीच बीच में, तो उसका जो कूलिंग का प्रोसेस है वो आपका कम हो जाएगा। कूलिंग का प्रोसेस धीरे धीरे होगा तो सेल डैमेज नहीं होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। देन एप्लीकेशन ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है अलग अलग सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर में क्रायो सर्जरी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फूड साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी, और मेडिकल में भी, मतलब हम जहाँ पे भी हमें जो भी लिविंग टिश्यूज़ हैं उनको हमें स्टोर करना पड़ता है, वहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है। जैसे सीड बैंक में हम जो सीड हैं वो लिविंग मटेरियल है, उसको हम स्टोर कर प्रिजर्व करने के काम लाते हैं। जीन बैंक हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के क्या हैं आपके एप्लीकेशन हैं। अगर हमें जो रेयर प्लांट जर्मप्लाज्म है, बहुत ही रेयर प्लांट है, हम उसको बचाना चाहते हैं, वो उसको हम लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। फ्रीजिंग ऑफ सेल कल्चर्स, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़, कोई प्लांट स्पीशीज़ है वो एंडेंजर्ड है, मतलब कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो उसको भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, मतलब बहुत सारे सालों के लिए, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। तो ये सारी एप्लीकेशन है क्रायो प्रिजर्वेशंस की।